नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती गीता पी नायर, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा से। बच्चों, आज हम लेखा शास्त्र विषय के अध्याय साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु के अंतर्गत साझेदार के अवकाश ग्रहण से आशय, साझेदार के अवकाश ग्रहण के कारण, साझेदार की मृत्यु व साझेदारों की मृत्यु के समय उनकी देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम साझेदार का अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण, जिसे निवृत्ति भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे रिटायरमेंट कहते हैं। साझेदार का अवकाश ग्रहण से आशय है कि जब कोई साझेदार अपनी साझेदारी फर्म से अलग हो जाता है तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। यह अवकाश ग्रहण बहुत सारे कारणों से हो सकती है। या तो उस साझेदार की दूसरे साझेदार से कोई मतभेद हो चुकी हो, या वो साझेदार जो है अस्वस्थ हो चुका हो, या वह साझेदार जो है वृद्ध हो चुका हो। कोई भी कारणों से जो साझेदार है अपने साझेदार से अगर अलग हो जाता है तो उसे हम साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। जब साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है तो निश्चित ही साझेदारी व्यवसाय को बंद नहीं किया जाता। यह साझेदारी व्यवसाय चालू रहती है। इसके जितने भी सदस्य हैं वो उस व्यवसाय को निरंतर चालू रखते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन और गोपाल, ये पांचों जो साझेदार हैं, इनकी एक साझेदारी फर्म है। अगर राम किसी कारण से इस साझेदारी फर्म को छोड़ता है या अलग होता है तो निश्चित ही ये जो चारों साझेदार हैं ये अपने साझेदारी फर्म को बंद नहीं करेंगे। ये वैसे ही चालू रहेगा जैसे पहले साझेदारी फर्म चल रहा था। तो इस प्रकार से जो ये राम है, इसने क्या किया है, साझेदारी फर्म से ये अलग हो गया है, तो ये साझेदार का क्या कहलाएगा, अवकाश ग्रहण कहलाएगा। अब हम कह सकते हैं आशय में कि जब एक साझेदार का फर्म से साझेदार के रूप में संबंध विच्छेद हो जाता है या वह फर्म से किसी भी कारण से अलग हो जाता है तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण या निवृत्ति कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 32(1) में भी यह कहा गया है कि साझेदार फर्म से 3 दशाओं में निवृत्त हो सकता है। पहला, शेष सभी साझेदारों के सहमत हो जाने पर। दूसरा, साझेदारों के स्पष्ट ठहराव के अनुसार। तीसरा, जब साझेदारी ऐच्छिक होती है तो शेष सब साझेदारों को अपने अवकाश ग्रहण की लिखित सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है साझेदार। तो ये है साझेदार का अवकाश ग्रहण से आशय। अब साझेदार किन कारणों से अवकाश ग्रहण करता है, तो ये निम्नलिखित कारण है जिनसे एक साझेदार जो है फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उसमें पहला है सूचना देकर। जब कोई साझेदार यह चाहता है कि अब मुझे साझेदारी फर्म में और कार्य नहीं करना है तो वह इसकी सूचना अपने शेष साझेदारों को देता है। तो इस तरीके से वह शेष साझेदारों को सूचना देकर साझेदारी फर्म से अलग हो जाता है। दूसरा है वृद्धावस्था के कारण। यदि कोई साझेदार जो है जिसकी आयु बहुत अधिक हो चुकी है और अब वह आगे उस साझेदारी फर्म में काम नहीं करना चाहता तो इस कारण से भी वह साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। तीसरा है अस्वस्थता के कारण। अगर कोई ऐसा साझेदार है जो बहुत समय से बीमार है और लंबी बीमारी के कारण वह साझेदारी फर्म के कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है तो अपनी अस्वस्थता के कारण भी वह साझेदार अपनी साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। मतभेद होने के कारण, हम सबको ये पता है कि अगर हम साझेदारी फर्म में हैं तो बहुत सारे साझेदार हैं और सभी साझेदारों के निर्णय से ही किसी विषय पर एक मत जारी किया जा सकता है। किंतु कभी कभी क्या होता है कि किसी साझेदार का दूसरे साझेदारों के साथ जो है वो मत जो है एक समान बैठता नहीं है। तो इस प्रकार जब किसी साझेदार को ऐसा लगता है कि उसका दूसरे साझेदारों के साथ मतभेद हो रहा है तब वह निश्चित ही दूसरे साझेदारों के साथ कार्य नहीं कर पा रहा है, तब वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। अब पांचवा है अन्य कार्य करने हेतु।
अगर कोई साझेदार ऐसा है जो साझेदारी फर्म के अलावा भी कोई अन्य कारोबार कर रहा है, तो वह अपनी साझेदारी फर्म से अलग हो सकता है, वह अवकाश ग्रहण कर सकता है। अन्य कारण से, ये सब कारण तो हमने देखा ही। अगर इन कारणों के अलावा भी कोई ऐसे कारण है जिसके कारण एक साझेदार जो है फर्म में कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वह साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो ये है अवकाश ग्रहण के कारण जो एक साझेदार के द्वारा जो है हो सकते हैं। या तो पहला सूचना देकर वह अवकाश ग्रहण कर सकता है, या वृद्धावस्था के कारण वह अवकाश ग्रहण कर सकता है, अस्वस्थता हो तब वह अवकाश ग्रहण कर सकता है, अगर कोई मतभेद हो रहा हो तब वह अवकाश ग्रहण कर सकता है, अन्य कोई कार्य कर रहा हो तब भी वह साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। और अन्य कारण, अगर ये सब कारण ना हो तो अन्य कारण से भी कोई साझेदार अगर फर्म में काम नहीं करना चाहता तो वह अपनी साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं साझेदार की मृत्यु। साझेदार की मृत्यु को साझेदार का स्थायी अवकाश ग्रहण माना जाता है। किसी भी साझेदारी फर्म के अंतर्गत यदि किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात भी साझेदारी फर्म जो है वह बंद नहीं होती, वह निरंतर चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यदि कोई साझेदार साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे साझेदारी फर्म के अंतर्गत किसी साझेदार की मृत्यु हो या साझेदारी फर्म के अंतर्गत किसी साझेदार ने अवकाश ग्रहण किया हो, दोनों ही परिस्थितियों में जो है साझेदारी फर्म बंद नहीं होता है, वह निरंतर चलते रहता है जैसे वह पहले चलता था। बस दोनों की दशाओं में केवल इतना ही अंतर है कि जब साझेदारी फर्म के अंतर्गत कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसका जो हिसाब है वह अंतिम खाते जब तैयार होता है तब किया जाता है, और हिसाब प्रत्यक्ष उसी साझेदार को दिया जाता है जिसने अवकाश ग्रहण किया है। किंतु फर्म में अगर किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात, अब मृत्यु क्या है वो कभी भी हो सकती है, अचानक हो सकती है, इसलिए मृत्यु के पश्चात तुरंत ही उसका हिसाब किया जाता है। और हिसाब किसको दिया जाता है? जो उसका वैध उत्तराधिकार है। तो बस इन दोनों में यही अंतर है। अब हम कह सकते हैं कि साझेदार की मृत्यु को साझेदार का स्थायी अवकाश ग्रहण माना जाता है। साझेदारी में किसी साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी का अंत माना जाता है, किंतु व्यवहार में साझेदारी का अंत नहीं किया जाता है। शेष साझेदार नए साझेदारी के रूप में उसी तरह व्यापार चलाते रहते हैं जिस प्रकार किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर चलाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे साझेदार ने अवकाश ग्रहण किया हो या साझेदार की मृत्यु हुई हो, दोनों ही दशा में साझेदारी फर्म को बंद नहीं किया जाता। अब हम देखेंगे साझेदार की निवृत्ति, अवकाश ग्रहण व मृत्यु में क्या अंतर है। सबसे पहला है समय। साझेदार की निवृत्ति को व्यापारिक वर्ष के अंत तक स्थगित किया जा सकता है, और मृत्यु के अंतर्गत मृत्यु व्यापारिक वर्ष के मध्य कभी भी हो सकती है, इसे स्थगित नहीं किया जा सकता। दूसरा देखेंगे लाभ हानि की गणना। निवृत्ति की दशा में देखिए, साझेदार द्वारा वर्ष के अंत में अवकाश ग्रहण करने की दशा में अलग से लाभ हानि की गणना करना आवश्यक नहीं होता है, और मृत्यु की दशा में जब साझेदार की मृत्यु व्यापारिक वर्ष के मध्य होती है तो लाभ हानि की गणना करना आवश्यक हो जाता है। तीसरा देखेंगे हिसाब किताब। निवृत्ति की दशा में प्रत्यक्ष रूप से उसी साझेदार को हिसाब दिया जाता है, और मृत्यु की दशा में मृतक साझेदार के उत्तराधिकार को हिसाब दिया जाता है। चौथा देखेंगे भुगतान। निवृत्ति की दशा में देय राशि सामान्यतः निवृत्त साझेदार के ऋण खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है, और मृत्यु की दशा में देय राशि उसके उत्तराधिकार के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। तो ये है अंतर साझेदारी की निवृत्ति, अवकाश ग्रहण व मृत्यु।
चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं मृत साझेदार को देय राशि की गणना। मृत साझेदार को देय राशि की गणना उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को दिया जाता है, किंतु जो मृत साझेदार है उसकी जो राशि है वो मृत साझेदार के उत्तराधिकार को प्राप्त होती है। अब जो मृत साझेदार है उसके पूंजी खाते में कुछ मदें जो है वो क्रेडिट और कुछ जो मदें है वो डेबिट होती है। तो मृत साझेदार के पूंजी खाते में कौन कौन सी चीजें क्रेडिट होती हैं? पहला है मृत्यु की तिथि तक उसके पूंजी खाते का शेष। दूसरा है मृत्यु तिथि तक के चालू खाते का क्रेडिट शेष। तीसरा है अनुबंध के अनुसार मृत्यु तिथि तक पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि। चौथा है मृत साझेदार की ख्याति का भाग। पांचवा है संचित कोष एवं अविभाजित लाभों में मृत साझेदार का भाग। छठवां है संपत्ति तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन लाभ का भाग। और सातवां है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में उसका हिस्सा। ये उसके पूंजी खाते में क्या होती है? क्रेडिट होती है ये राशियां। अब उनके पूंजी खाते से, मृत जो साझेदार है उसके पूंजी खाते से कौन कौन सी चीजें डेबिट होती हैं? उसमें पहला है मृत्यु की तिथि तक की आहरण और उस पर ब्याज की राशि। दूसरा है चालू खाते का डेबिट शेष। तीसरा है पुनर्मूल्यांकन में हानि का भाग। चौथा है व्यापार में हानि का भाग। पांचवा है फर्म से प्राप्त ऋण एवं उस पर ब्याज की राशि। छठवा है फर्म की अविभाजित हानियों में मृतक साझेदार का हिस्सा। ये सभी राशियां जो है डेबिट और क्रेडिट होने के पश्चात, मतलब सभी जो पूंजी खाते में उपयुक्त समायोजन होने के पश्चात जितनी भी बची हुई राशियां हैं वो जो मृतक साझेदार का जो उत्तराधिकार है उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, या तो उसका नकद भुगतान किया जाता है या फिर साझेदारी संलेख के अंतर्गत जिस तरीके से साझेदार की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकार को राशि प्रदान की जाएगी उस प्रकार से उसके उत्तराधिकार को राशि प्रदान की जाती है। तो ये है मृतक साझेदार को देय राशि की गणना। बच्चों, आज हमने जो साझेदार का अवकाश ग्रहण व मृत्यु के संबंध में अध्ययन किया उससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न ये दिए गए हैं। आपके साझेदारी भाग के अंतर्गत आपको 4 अंक के एक प्रश्न और 1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके अभ्यास के प्रश्न इस प्रकार है। अति लघुत्तरीय में पहला प्रश्न, मृत साझेदार को देय राशि की गणना में इसके आहरण किस खाते में डेबिट किए जाते हैं? दूसरा प्रश्न, साझेदार की निवृत्ति का क्या अर्थ है? तीसरा प्रश्न, साझेदार की मृत्यु होने पर किसको भुगतान किया जाता है? चौथा है साझेदार फर्म से कब अलग हो सकता है? लघुत्तरीय प्रश्न में देखेंगे। पहला प्रश्न, किन दशाओं में साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है? और दूसरा प्रश्न है साझेदार की निवृत्ति एवं मृत्यु में अंतर लिखिए। आशा है आज आपको साझेदार का अवकाश ग्रहण व मृत्यु समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।